तो हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप और एनिमल पर बेस्ड कुछ खास हमारे क्वेश्चन जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट ईयर ही आप लोगों के पेपर में आया है, टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों का गुआवा का। गुआवा जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अमरूद से के नाम से जानते हैं। आप लोग नॉर्मली से जाम फल भी कहते हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने इसके बारे में। तो यहां से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसका स्टूडेंट्स बॉटनिकल नेम। जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों का हमेशा बॉटनिकल नेम होता है, याद रखिएगा। पौधों का क्या होता है? बॉटनिकल नेम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पतिक नाम। तो बताइए गुआवा का वनस्पतिक नाम क्या होगा? ये आप लोगों से पेपर में पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं भैया गुआवा को? जी, तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है सीडियम। ठीक है, क्या गुआवजा, क्या इसी नाम से जाना जाता है? यदि इसके नाम पर चर्चा किया जाए कि भैया इसका नाम क्या है, तो क्या यही इसका नाम बनेगा? देखो और बताइए जरा एक बार। बोले यस सर, बिल्कुल यही नाम बनेगा। क्या नाम होगा? सीडियम गुजावा या गुआजावा, ये इसका वनस्पतिक नाम है। अब ये वनस्पतिक नाम जो है स्टूडेंट्स, ये ठीक है क्यों पढ़ा जाता है? तो इंटरनेशनल लेवल पर सभी वैज्ञानिकों को केवल एक ही नाम पता होना चाहिए। अब आप लोग जामफल कह रहे हैं इसको, ठीक है, हो सकता है साउथ में इसका कोई और नाम हो सकता है कि इसको ठीक है जम्मू कश्मीर वाले और किसी नाम से जानते हो। ठीक है, इसी को हो सकता है जामफल को जो है वो केरला वाले, आंध्र प्रदेश वाले, ठीक है, असम मिजोरम वाले किसी और नाम से जानते हो, गुजरात वाले इसको और कुछ कहते हो। ठीक है, तो फिर पूरे देश के लोग क्या कहते होंगे? सभी देशों के लोग। इसलिए एक कॉमन नाम रखा गया है, ठीक है, जिसका नाम बॉटनिकल नेम है। सारे पौधों के क्या है? बॉटनिकल नेम रखे गए हैं। तो जो हमारा अमरूद है इसका नाम क्या है? सीडियम गुआजावा नाम इसका है। ठीक है, अब ये कौन से परिवार में पैदा हुआ जरा बताइए मुझे। इसकी फैमिली कौन सी है? इसका कुल कौन सा है? कुल या जिसे हम लोग कहते हैं परिवार, किस परिवार में पैदा हुआ है बच्चों ये? तो स्टूडेंट्स इसका परिवार है, ठीक है, कौन सा? मेरिटेसी। क्या ये परिवार है इसका? मेरिटेसी परिवार है इसका। तो बोले यस सर, मिटेसी इसका जो है ये परिवार है। इस परिवार में इसने जन्म लिया हुआ है, इसके परिवार का नाम है। ठीक है, मिटेसी क्या है? इसके परिवार का नाम। जैसे ग्रेमनी कुल, सोलनेसी कुल, मालवेसी कुल, ठीक है, वैसे ही एक कुल का नाम क्या है? मिटेसी परिवार है। अब इसमें आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है बच्चों क्रोमोसोम नंबर। क्या पूछा जाता है? क्रोमोसोम नंबर। अब ये क्रोमोसोम नंबर का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है यदि आपसे पूछ लिया जाए। मतलब जो हमारे गुआवा होता है, जो हमारा अमरूद होता है, इसके जो बच्चे होंगे, जो पौधे तैयार होते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कितने गुण जाते हैं। जैसे इंसानों के बच्चों में जो है 2n = 46 होता है। इंसानों में कितना गुणसूत्र होता है? 2n = 46। ये इंसानों में गुणसूत्र होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। तो वैसे ही गुआवा में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स गुआवा में होता है 2n = 22। 2n क्या होता है? 22। मतलब नर पौधा और मादा पौधा, गुआवा का नर पौधा और गुआवा का मादा पौधा 22 गुण को देते हैं अपनी आने वाली संतानों को। अपनी आने वाली संतानों को कितने गुण देते हैं? 22 गुण प्रदान करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए फ्रेंड्स, पहली बार अमरूद का जो पौधा है ये कौन से देश में देखा गया था? सबसे पहली बार अमरूद किसने खाया होगा? जामफल कौन से देश वाले ने खाया होगा पहली बार? जी, ऑरिजिन आप लोगों से पूछा जाता है। उत्पत्ति बताइए कि इसकी उत्पत्ति कौन से देश में मानी जाती है? अमेरिका। वेरी गुड। चलिए अमेरिका आप लोग कह रहे हैं, क्या अमेरिका राइट आंसर है? तो स्टूडेंट्स अमेरिका जो है ये देश है, और उसकी जगह जो है, अमेरिका में जिस जगह की यदि हम बात करते हैं वो है स्टूडेंट्स आपकी मैक्सिको। अमेरिका का ही एक छोटा सा
ठीक है, शहर है जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको जो हमारी जामफल है, जो हमारा गुआवा है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, हमारा जो गुआवा है ये हमारा डीएनपी प्लांट है, या स्टूडेंट्स ये हमारा एसडीपी प्लांट है, या स्टूडेंट्स ये हमारा एलडीपी प्लांट है, या स्टूडेंट्स ये ऑल ऑफ दीज है? बताइए किस टाइप का पौधा है अमरूद? आपका किस टाइप का पौधा है? इन चार ऑप्शन में से आपको किसी एक के साथ में जाना है। जी बताइएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि आप क्वेश्चन के साथ जाना चाहें तो ये क्वेश्चन है। क्या पेपर में आया क्वेश्चन? गुआवा प्लांट्स आर, ठीक है, अमरूद पौधा है। अमरूद पौधा कैसा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए, तो मतलब समझ लीजिए, हो सकता है आप लोगों को मतलब नहीं मालूम इसलिए आप गलत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट ऐसे पौधे जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, कम प्रकाश चाहने वाले पौधे, कम प्रकाश चाहने वाले पौधे। तो ये बताइए कम प्रकाश कब निकलता है? कम प्रकाश कब निकलता? बोल सर जब बारिश होती है। जब बारिश होती है सर, उस समय प्रकाश निकलता ही कहां है? 3-3 4-4 दिन, 7-7 दिन हो जाते हैं, सही से धूप नहीं निकल पाती है। तो एसडीपी वाले सारे पौधे क्या मैं बारिश की फसल मान लूं? शॉर्ट डे प्लांट ना, शॉर्ट डे प्लांट, तो क्या सारी बारिश की फसल मान लिया जाए इसमें? बोले हाँ सर, सारी बारिश की फसल मान लीजिए आप एसडीपी में। तो क्या इसमें बारिश की फसल मानेंगे तो क्या पूरी की पूरी खरीफ क्रॉप आ जाएगी? ये बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है आप लोगों का, ठीक है, तो क्या इसमें खरीफ क्रॉप आ जाएगी? बोले हाँ सर, इसमें सारी की सारी खरीफ की फसलें आ जाएंगी। अब आप मुझे बताइए खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो क्या एसडीपी प्लांट में मैं मक्का लिख लूं? क्या सोयाबीन बोल दें? चावल बोल दें? बोल सकते हैं क्या? एसडीपी प्लांट में क्या चावल, मक्का, ठीक है, धान, ऐसा बोला जा सकता है? बोले हाँ सर, धान को भी बारिश के मौसम में लगाया जाता है, जिसे हम लोग राइस कहेंगे, या इसी को हम लोग पैडी भी कहते हैं। क्या इसमें मैं, ठीक है, मक्का बोल दूं, मक्का बारिश में लगाते हो? बोले हाँ सर, मक्का बारिश के मौसम में ही लगाते हैं। क्या सोयाबीन भी बारिश के मौसम में लगाते हैं? बोले हाँ सर, सोयाबीन भी बारिश के मौसम में लगाते हैं। क्या मैं इसमें मूंगफली बोल दूं? मूंगफली, मूंगफली भी आप लोग बारिश के मौसम में लगाते हो, जिसे हम लोग ग्राउंड नट या पीनट के नाम से भी जानते हैं। तो जितनी भी आपको बारिश की फसल पता है वो सारी बारिश की फसल एसडीपी प्लांट में आ जाएगी क्या? देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है एसडीपी प्लांट, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोगों से बनेगा निम्न में से कौन सी, ठीक है, लघु प्रकाश चाहने वाली फसल है? विच इज दी वेराइटी ऑफ एसडीपी प्लांट? आपको पहचान करना कि भैया एसडीपी टाइप की किस्म कौन सी है जो एसडीपी में लगाई जाती है, कम प्रकाश में लगाई जाती है। तो सारी खरीफ की फसल को आप एसडीपी में काउंट कर लोगे? बोले हाँ बिल्कुल काउंट कर लेंगे। जो केवल खरीफ में लगाई जाए, खरीफ के अलावा और कभी ना लगाई जाए। अब आते हैं एलडीपी। एलडीपी का मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट। क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। तो क्या मैं इसे दीर्घ प्रकाश बोल सकता हूं? दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पौधे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जो ज्यादा प्रकाश चाहते हो? बोले हाँ सर, ये ज्यादा प्रकाश चाहते हैं। तो भैया ज्यादा धूप कब निकलती है? तो सर ज्यादा धूप निकलती है ठंड के मौसम में, सुबह सुबह से धूप निकल जाती है। सुबह सुबह से ही ठंड के मौसम में धूप निकल जाती है। ठंड के मौसम में आप सुबह उठ के देखो, सुबह से धूप निकल जाती है और शाम तक काफी धूप रहती है। बोले यस सर, मौसम ठंडा होता है, इस कारण से हमें धूप निकलने का समय यहां पर बात हो रहा है, धूप कितने समय तक निकलती है, तो ठंड में धूप ज्यादा समय तक निकलती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसमें सारी की सारी आप लोगों की जो है वो कौन सी क्रॉप आ जाएगी? रबी क्रॉप आ जाएगी क्या? रबी फसल, समस्त रबी फसल, क्योंकि रबी फसल के समय में ही
ठंडी पड़ती है और ठंडी में ही धूप निकलती है, तो क्या इसमें रबी फसल काउंट कर सकते हैं सारी की सारी? जरा देखो। तो बोले यस सर, रबी फसल सभी की सभी इसमें काउंट कर सकते हैं। तो क्या इसमें गेहूं आ जाएगा? गेहूं को ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। बोले हाँ सर, गेहूं को ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है, क्योंकि ये कटाई इनकी गर्मी में ही होती है ना, गर्मी में और भी प्रकाश बढ़ जाता है। कटाई तो गर्मी में ही होती है, मार्च अप्रैल में। बोले हाँ बिल्कुल आएगा। क्या इसमें चना भी आ जाएगा? बोले हाँ सर, इसमें चना भी आएगा। क्या इसमें सरसों भी आएगी? बोले हाँ सर, इसमें सरसों भी आएगी। तो क्या आप समझ गए कि एलडीपी फसल किसे कहा जाएगा? एलडीपी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, इसमें पी भी हो जाएगा, आपका मटर भी आएगा, मटर भी इसमें आएगा। समझ गए आप लोग? एलडीपी किसे कहते हैं? जो ज्यादा प्रकाश चाहने वाली फसल होती है उसे हम लोग एलडीपी के नाम से जानते हैं। बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। चलिए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब बच्चों, इसके बाद में यदि आप लोगों से पेपर में पूछा जाए कि भैया बताइए डीएनपी क्या होता है, डीएनपी क्या चीज है, तो स्टूडेंट्स डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, दोनों टाइप के होते हैं। प्रकाश मिलेगा तो भी ठीक है, प्रकाश नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो क्या इसमें हमारा गुआवा आएगा, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं? आप लोग उसका और कुछ आंसर लगा रहे थे। भैया अमरूद जो है साल में 2 बार प्रोडक्शन देता है, अमरूद साल में 2-3 बार प्रोडक्शन देता है कि नहीं देता है? चलिए, कुछ लोग कह तो रहे कि देता है, तो बोलिए यस सर बिल्कुल देता है। ठीक है, तो यदि ये साल में 2 बार प्रोडक्शन दे रहा है तो आप मुझे बताइए इसको किस में रखोगे? तो सर ये ऑल सीजनेबल है क्या? ऑल सीजनेबल है या नहीं है? चलिए भाई, अच्छी बात है। क्या स्टूडेंट्स इसमें मैं किसको ले सकता हूं? इसी में यदि मैं मिर्च ले लूं, मिर्च, तो क्या इसमें मिर्च हो सकती है? बोले हाँ सर, मिर्च भी वर्ष भर होती है। क्या इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का धनिया हो सकता है? धनिया, क्या इसमें धनिया हो सकता है? तो बोले हाँ सर, धनिया बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्ष से, ठीक है, यदि आप वर्ष भर देखेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे हम लोग कोरिएंडर कहते हैं। धनिया 12 से 12 महीने नहीं मिलता है। ओके, टमाटर, टमाटर, बोल सर टमाटर भी वर्ष भर हमें मिल जाता है। बैंगन वर्ष भर मिल जाता है। आलू होता हालांकि ठंड में है, आलू, आलू होता तो ठंड में है, लेकिन वर्ष भर भी उगाया जाता है। हाँ, फूल तो सारे हो जाएंगे, फूल आपके सारे इसी में आएंगे। क्या फूल सभी के सभी इसी में आना चाहिए? जरा मुझे बताइए जी, सारे फूल इसी में आएंगे क्या? हाँ, सारे फूल इसी में आएंगे ना, क्योंकि फूल तो ऑल सीजनेबल है। जैसे गुलाब हो गया, गुलाब, सेवंती हो गई, केला वर्ष भर निकलता है, केला आप लोगों का वर्ष भर निकलता है क्या? बोले हाँ सर। ब्रिंजल, बैंगन, बोले यस सर, बैंगन वर्ष भर निकलता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डीएनपी मतलब जिसे आप कभी भी लगा दो, कभी भी लगा दो, उसका प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं डीएनपी। तो क्लियरिटी हो गई। एसडीपी क्या है? एसडीपी का मतलब है सारे खरीफ की फसल। एलडीपी क्या है? सारी रबी की फसल। और डीएनपी क्या है? जिसे वर्ष भर कभी भी लगा सकते हैं। तो सब्जियां, मैक्सिमम सब्जियां जो उगाई जा रही हैं वो सबकी सब क्या है? डीएनपी में शामिल हैं, क्योंकि उसे वर्ष भर उगा के मुनाफा कमाया जा रहा है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
अब आइए स्टूडेंट्स, पेपर में हम कुछ खास क्वेश्चनों की ओर चलेंगे जो पेपर में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि भैया बताइए हम लोग गुआवा का कौन सा वाला भाग खाते हैं, इसका एडिबल पार्ट कौन सा है। यदि आप जामफल खाते हैं तो आप लोग, ठीक है, कौन सा भाग खाते हैं, खाने योग्य भाग जो है आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, कौन सा वाला भाग खाया जाता है गुआवा का। पूरा का पूरा गुआवा खा जाते हो आप लोग, वेरी गुड, बहुत शानदार। मतलब यदि आपको गुआवा मिल जाए, ठीक है, तो आप जो है पूरा गुआवा ही खा जाएंगे, बहुत शानदार। ओके, और कोई? सब कुछ खा जाएंगे सर, ऐसा? चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आप सभी भाग यदि खाना चाहते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा जरा इसमें चर्चा करते हैं कि भैया, ठीक है, क्या वास्तव में हम सभी वाले भाग को यहाँ पर खा सकते हैं या सभी भाग को नहीं खा सकते हैं। ठीक है, घर में खाते होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ यदि हम खा रहे हैं तो हमें उसका नाम बताना पड़ेगा। ऑल वाले भाग को क्या कहा जाता है जी, सभी वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट जैसे मान चलो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का जो है वो गुआवा है, गुआवा मान लो इसको आप, या चलो इसको आम मान लो, आम से समझ लो, आम, आम से समझ लो आप, क्योंकि आम से आपको समझ में जल्दी आएगा। आम है आपके पास में, मान के चलिए। तो आम में बीच में क्या होता है, आम में बीच में होती गुठली। बोले हाँ सर, आम में बीच में गुठली होती, सीड होती है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इस गुठली को क्या कहा जाता है जो आम के अंदर गुठली होती है। तो फ्रेंड्स आम की इस गुठली को कहा जाता है एंडोस्पर्म। इसको क्या कहा जाता है, इस गुठली को कहा जाता है, ठीक है, एंडोस्पर्म। याद रखिएगा, कई बार आपने नाम सुना होगा कि एंडोस्पर्म क्या है, जाइगोस्पर्म क्या है। तो ये अंदर की ओर है, बोले हाँ सर अंदर की ओर है। तो इसे आप लोग खाते हैं, बोले हाँ सर इसे हम लोग खाते हैं। तो जो एंडोस्पर्म आप लोग खाते हैं इसको ही कहा जाता है दूसरे शब्द में एंडोकार्फ। क्या कहा जाता है, एंडोकार्फ के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग खाते हैं। ये वही एंडोस्पर्म है, आंतरिक भाग। किसी वस्तु का जो अंदर वाला भाग होता है वो आपका एंडोस्पर्म होता है, और उसे आप लोग खाते हैं, खाने वाले भाग को कहते हैं एंडोकार्फ। खा रहे हो मतलब गुठलियां यदि हम किसी चीज की खाते हैं तो वो एंडोकार्फ है। बोले ठीक है, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स आप लोग गूदा खाते हो, बोले हाँ सर हम बहुत सारी चीजों का गूदा खाते हैं, जैसे पपीते का गूदा खाते हैं, ठीक है, आम का गूदा खाते हैं, टमाटर का गूदा खाते हैं, ठीक है, हम लोग गुआवा जामफल का गूदा खाते हैं। तो गूदा तो हम लोग खाते हैं सर, इसको क्या कहा जाता है, गूदे वाले भाग को कहा जाता है मीसोकार्फ। क्या कहा जाता है, मीसो या मिजोकार्फ भी कहते हैं, मीसोकार्फ या मिजोकार्फ भी कहते हैं। ठीक है, तो बोले मीसोकार्फ खाते हैं। ये कौन सा वाला भाग है, गूदा वाला भाग है। जो आप लोग गूदा खाते हैं ये उसे कहा जाता है। बोले ठीक है, क्लियर है। यदि आप उसका छिलका भी खा जाते हैं, यदि आप उसका, ये क्या है, ये आप लोगों का क्या है, ये गुठली है। क्या है, ये आप लोगों की गुठली है। गुठली वाले को इंडोकार्फ कहते हैं, गूदा वाले को मिजोकार्फ कहते हैं। और ये जो छिलका होता है, छिलका को क्या कहते हैं, तो छिलका को कहा जाता है एक्सोकार्फ। क्या कहते हैं इसको, एक्सोकार्फ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एक्सोकार्फ कहते हैं। तो अब बताइए आप मुझे, आप लोग जो है कौन सा वाला भाग खाते हैं जी, कौन सा वाला भाग खाते हैं भाई आप, गुआवा का, अमरूद का कौन सा वाला भाग खाते हैं। सर अमरूद का हम ये तीनों भाग खाते हैं, ये भी खाते हैं क्योंकि अमरूद में छोटे छोटे बीज होते हैं, तो छोटे बीज भी खा जाते हैं, गुदा भी खा जाते हैं, छिलका भी खा जाते हैं, तीनों चीजें खा जाते हैं। तो जब आप तीनों चीजें किसी की खाते हैं, जब भी आप तीनों चीजें किसी की खाते हैं तो उसे कहा जाता है पेरिकार्फ। उसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, उसे पेरिकार्फ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बन जाएगा क्या, बनेगा। जिनके आप तीनों चीजें खाते हैं तो उसको पेरिकार्फ के नाम से कहते हैं, या तो ऑल ऑफ दीज मिलेगा,
पहला ऑप्शन आपको इंडोकार्प, मिजोकार्प, एक्सोकार्प, और चौथा ऑप्शन मिल जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो ये सभी चीजें खाते हैं। और यदि बाय चांस ये सभी ना मिले तो उसकी जगह पेरिकार्प भी मिल सकता है। तो ये तीनों किस में समाहित है? पेरिकार्प वाले में। तो हमें फिर पेरिकार्प के साथ जाना पड़ेगा। और पेरिकार्प का एक और मतलब है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है थैलेमस। शायद नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। इसी को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं, संपूर्ण भाग, थैलेमस। इसी से थैला बनाया गया है। हम लोग बोलते हैं ना थैला, ठीक है, कि भैया चलो थैला लेकर आ जाओ। क्यों? बोल सब थैले का मतलब होता है उसमें सारी चीजें आ जाएंगी ना। थैला यदि हमने ले लिया मान चलो तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो बस वैसे ही सब कुछ यदि हमें कवर करना है तो उसे थैलेमस, या उसी का नाम है पेरिकार्प, संपूर्ण भाग खाते हैं। तो अब यदि मैं आपसे चर्चा करूं, भैया बताइए आम का कौन सा वाला भाग खाते हो आप? आम का कौन सा वाला भाग खाते? बोल सर आम का हम खाते हैं केवल मीजोकार्प और एक्सोकार्प। खाते हो क्या ये? एक्सोकार्प खाते हो? आम का छिलका खाते हो? बोल सर नहीं, आम का छिलका नहीं खाते सर हम लोग, हम गुठली भी नहीं खाते सर। क्या खाते हो आप आम का? सर आम का खाते हैं गूदा। तो केवल मिजोकार्प खाते हो। गूदा जिसे हम लोग पल्व भी कहते हैं, गूदा को क्या कहते हैं? पल्व। ठीक है, कहते हैं क्या पल्व? बोलिए सर इसको पल्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप लोग इसका केवल गूदा वाला हिस्सा खाते हैं। तो याद रखिएगा, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बन जाएगा सभी लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए सर पल्व, पीच आएगा पल्व। चलिए अब आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे चर्चा करूं, भैया बताइए बेर का कौन सा वाला भाग खाते हो? बेर खाते हो? बोले हाँ सर बेर खाए हैं, बेर खाए हुए हैं। बेर का कौन सा वाला भाग खाते हो आप लोग? सर बेर की गुठली नहीं खाते सर, उसका गूदा खाते हैं, उसका छिलका खाते हैं। एक्सोकार्प और मीसोकार्प दोनों ऑप्शन खाते हैं। तो दो आएगा इसमें, मीजोकार्प और एक्सोकार्प, दो चीजें खाते हैं क्या? बोले यार सर बिल्कुल दो चीजें खाते हैं। तो दोनों हमें ऑप्शन में लगाना पड़ता है। चलिए इस तरीके से आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाएगी। किसका कौन सा वाला भाग खाते हो? बन जाएगा। टमाटर का कौन सा भाग खाते हो भाई? विच एडिबल पार्ट ऑफ टोमेटो फ्रूट? टोमेटो का सब कुछ खा जाते हो, पेरिकार्प बोलोगे। जब सब कुछ खाओगे तो क्या बोलोगे? पेरिकार्प बोलना पड़ेगा, या उसको थैलेमस कहते हैं दूसरे नाम में। चलिए क्लियर है। अब यदि आप लोगों को यहीं पर, ठीक है, ऑप्शन दिया जाए केला, केले का कौन सा वाला भाग खाते हो? केले का कौन सा वाला भाग खाते हो? कोई है जो छिलका भी खा जाए कि सर मैं पूरा खा जाता हूं केला? तो केले का आप लोग जो है वो छिलका नहीं खाते, गूदा पूरा खाते हो, और उसकी गुठली, उसमें जो बीज होते हैं, एंडोकार्प, दोनों खाते हैं। तो याद रखिएगा मिजोकार्प और उसका एंडोकार्प खाते हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, ऐसे आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा किस वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए गुआवा में हमें क्या क्या मिलता है, इसका सोर्स क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? यदि आप अमरूद खाते हैं तो क्या करेगा, कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों बताओ? कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है गुआवा में? अमरूद खाने में कौन सा विटामिन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा? वेरी गुड, विटामिन ए के साथ आप जाना चाह रहे हैं। विटामिन ए, बी भी मिल सकता है। वेरी गुड, मैं हाईएस्ट सोर्स पूछ रहा हूं, हाईएस्ट। यदि खाओगे तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? अमरूद क्या होता है? मीठा होता है, खट्टा सा होता है बेटा। विटामिन सी मिलेगा। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है जी। सर्दियों में हमेशा आप लोगों को जो है ठंड के मौसम में जामफल मिलता है, ऊपर से ठंडी का मौसम रहता है, और ठीक है हमें जामफल मार्केट में मिल जाते हैं। तो घर वाले कहते हैं सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, नहीं खाना है, जबकि वो उसी मौसम में, ठीक है, आया हुआ है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आया हुआ है। उसको ठंड में खाते रहना है, एक बार नहीं खाना है। एक बार खाओगे तो सर्दी खांसी जुकाम होगा, उसे लगातार खाते रहना है। चलिए,
और क्या पाया जाता है इसमें? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वो उसमें व्हाइट कलर रहता है। बोले हाँ सर, उसमें व्हाइट कलर ज्यादा देखने के लिए मिलता है हमें। उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है उसमें? कैल्शियम पाया जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और क्या पाया जाता है बच्चों इसमें? तो इसमें आप लोगों को रिच सोर्स मिल जाएगा, किसका? फॉस्फोरस मिल जाएगा इसमें आप लोगों को। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भैया बताइए कौन सा तत्व है, फॉस्फोरस है। कैल्शियम का सिंबल है Ca, फॉस्फोरस का सिंबल है P। ये इसमें पाया जाता है। और क्या मिलता है? तो स्टूडेंट्स इसमें एक शब्द मिलता है आप लोगों को, पैक्टीन। ये शब्द इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या चीज है भाई, पैक्टीन? इस पर चर्चा करेंगे, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप लोगों की जो जेली बनाई जाती है, जेली, कुछ लोग कहते हैं पैक्टिन एक एसिड है। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए, पैक्टिन एक एसिड है। तो ये एसिड को क्यों खाया जा रहा भाई? पैक्टिन जब एक एसिड है तो इसको क्यों खा रहे हैं? कुछ लोग जो है वो ऐसा भी बीच बीच में बता रहे थे कि आप लोगों जो च्युइंगम खाते हैं या जो जेली वगैरह मार्केट में खाते हैं या जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो जानवरों के मांस में भी पैक्टिन पाया जाता है। तो जानवरों के मांस या हड्डियों से पैक्टिन निकाला जाता है और वही फिर इन चॉकलेट में मिलाया जाता है, जेली वगैरह में, चॉकलेट वगैरह में। ठीक है। तो ये नेचुरल पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। तो बोले हाँ सर, ये पाया जाता है गुआवा में। तो पैक्टिन का क्या यूज है भाई, आप कहाँ यूज कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। पैक्टिन का डेली रूटीन में क्या यूज है जी? एनीवन, कहां कहां यूज किया जा रहा है, जल्दी बताइए। जेली बनाने में, वो तो बता दिया मैंने, अलग से कुछ बताओ ना बेटा, कॉपी पेस्ट मत करो। अपने उससे बताओ कि हाँ सर हमें पता है कुछ खास। कहां यूज करते हैं आप लोग? गम वगैरह बनाने में। ओके, कौन सी गम बनाने में? ये च्युइंगम वगैरह बनाने में या फेवी गम बनाने में? कौन सी गम बनाने में करते हैं? चटनी बनाने में। ओके, तो वो आम की चटनी, ठीक है, और जामफल की चटनी, तो वो चटनी बनाने में यूज करेंगे। वेरी गुड। और जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और कोई है जो बताना चाहे? चलिए, तो फ्रेंड्स पैक्टिन जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, ठीक है, व्हाइट कलर जो निकलता है इनमें से, जैसे इनको सुखाया जाएगा ना, जैसे गुआवा को सुखा लिया जाए या सेब को सुखा लिया जाए, तो इनसे जो पाउडर निकलता है, पाउडर, ठीक है, इनको सुखाने के बाद में जब इनसे एक पाउडर निकलता है, इनको पीसने के बाद में, वो पाउडर माना जाता है पैक्टिन। जैसे आपने जामफल को सुखा लिया, पूरा सूख गया, वो ड्राई हो गया, अब उसको क्या करेंगे, बारीक ग्राइंड करेंगे, पीस लेंगे बारीक बिल्कुल, ठीक है। सेब को सुखा के उसको पीस लेंगे बारीक, तो वो जो पाउडर निकला है वो पैक्टिन पाउडर माना जाता है। अब उसका हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, उसका यूज कहां हो रहा है और इसी का यूज क्यों किया जाता है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए बच्चों, तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या है भैया ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पैक्टिन जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जेल है। एक प्रकार का क्या है, ये जेल टाइप का होता है, क्योंकि जैसे पानी मिलाएंगे इसमें या इसको डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये गूदा टाइप का होता है। आपने देखा होगा गूदा, बोले हाँ सर गूदा देखा, उसी में से ये निकलता है। कहाँ यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका यूज किया जा रहा जैम बनाने में। बच्चे आज के समय में जेम्स ज्यादा खा रहे हैं क्या? बोले हाँ सर जेम्स खा रहे हैं, मना नहीं कर सकते बच्चों को खाने के लिए। बच्चे क्या जेली खा रहे हैं? बोले हाँ सर मार्केट में जेली भी बिक रही है, जैम जेली, हाँ बिल्कुल बिक रही है। मिठाई में, बोले सर मिठाई में भी इसका यूज किया जा रहा है आज के समय में, जितनी भी स्वीट्स वगैरह हैं, डिजर्ट्स, स्वीट्स लिखें या इसको डिजर्ट भी बोल सकते हैं जी, डिजर्ट्स वगैरह जो हैं उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। दवाई वगैरह में, मेडिसिन वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जा रहा है। बोले सर कैसे? बेटा बच्चों को आप दवाई पिला के देखो, बच्चा दवाई नहीं पीना चाहता है,
ठीक है, तो उसको फ्लेवर भी देते हैं ना, फ्लेवर। बच्चे को दवाई पिलाना, ठीक है, सबसे, ठीक है, भारी भरकम काम है। और फिर बच्चे बीमार अलग हैं, बता भी नहीं पाते कि उनको क्या बीमारी, जैसे कोई, ठीक है, पैदा हुआ है तब से लेकर 2 साल तक के बच्चे कुछ नहीं बोल पाते, तो उनको हुआ क्या ये भी समझ में नहीं आता, ना डॉक्टर को ना पेरेंट्स को। ठीक है, तो उन्हें फिर दवाई भी पिलाना है और वो पीना भी नहीं चाहते। तो मेडिसिन में जो फ्लेवर यूज किए जाते हैं फलों के, उसमें भी पेक्टिन का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अब आप लोग मार्केट में जो है एप्पल फेज, फ्रूटी, इस टाइप की चीजें पीते हैं क्या, फलों के रस वगैरह पीते हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल पीते हैं, उसमें भी पेक्टिन मिलाई जाती है। बोल सर इतना ज्यादा यूज है क्या इनका? जी हाँ बिल्कुल इतना ज्यादा यूज है। अब मुझे बताइए इसका ही क्यों यूज किया जा रहा है, क्या है भैया इसके अंदर में, ऐसा क्या है? पेक्टिन का ही यूज क्यों किया जा रहा है, क्या फायदा भी है पेक्टिन का यूज करने से? जी, तो बोले ये किसी भी चीज को क्या कर देता है, ये किसी भी चीज को गाढ़ा कर देता है। पहली बात तो याद रखिएगा, इसमें खास बात है कि ये गाढ़ा कर देता है। जेल गाढ़ा होता है, जैम गाढ़ा है, जेली गाढ़ी है, मिठाई गाढ़ी है, दवाइयां गाढ़ी हैं। बोले हाँ सर ये गाढ़ी होती हैं। क्या करता है, गाढ़ा कर देता है ना बेटा, पिघलने नहीं देता है, किसी चीज को पिघलने नहीं देता है। तो केक जब बनाते हैं तो केक में भी पेक्टिन का यूज किया जाने लगा है, नहीं तो केक पिघल नहीं जाएगा क्या? केक बनाया आपने और गलती से पिघल गया तो हैप्पी बर्थडे पहले ही हो जाएगा केक का, आपका बर्थडे बाद में है, केक का पहले ही हो गया। तो बोले यस सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये मिलाया जा रहा है गाढ़ा करने के लिए, किसी भी पदार्थ को गाढ़ा बनाना है तो उसमें पेक्टिन मिला दिया जाता है। ठीक है, जिससे गाढ़ा बना रहे, कोई भी चीज गाढ़ी बनी रहे। तो क्या इसे आइसक्रीम में भी मिलाया जाता होगा? क्या इसका यूज आइसक्रीम में भी करते होंगे? बोले हाँ सर आइसक्रीम में भी करते हैं, आइसक्रीम भी पिघलना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन जो है फलों में पाया जाने वाला एक गाढ़ा पदार्थ है, जिसको सुखा के स्टोर कर लेते हैं और जब इन चीजों को बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं तो वो गाढ़ापन उसमें आ जाता है, टाइटनेस आ जाता है। ठीक है, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब बच्चों आप लोगों से जो है पेपर में पूछा जाता है, भैया बताइए TSS इन गुआवा। जी, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कई बार, TSS क्या है? जी, किसमें? अमरूद में TSS है। ये TSS क्या होता है बच्चों? क्या कोई टैक्स मैक्स लगने लगा गुआवा में TSS नाम का? जी, क्या है ये TSS? जी, तो स्टूडेंट्स TSS का मतलब होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल ठोस पदार्थ। जी, इसमें जो गाढ़ापन होता है, क्या यदि आप गुआवा काटेंगे, अमरूद काटेंगे तो क्या वो गाढ़ी होती है ऑलरेडी? ऐसा तो नहीं कि लिक्विड लिक्विड जैसी होती है। कैसी होती है? बोल सर यदि हम पकी वाली एक गुआवा तोड़ते हैं, जो पका हुआ फल जिसको हम लोग खाना चाहते हैं, तो सर वो इतना गाढ़ा होता है कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं। दूसरी बात सर, ठीक है, इतना कठोर भी नहीं होता कि हमसे टूटे ना। ऐसा तो नहीं कि पत्थर पटक पटक कर जो है वो हम लोग गुआवा को फोड़ रहे हैं और फिर दांत से भी ऐसे बिल्कुल भारी भरकम जोर लगा के चबा रहे हैं, तब जाके गुआवा जो है वो हमसे टूट रहा है और इसको खाने के बाद में पेट भी दर्द दे रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी था। ऐसा कुछ है? बोल सर नहीं। क्या है? ठोस है लेकिन सॉल्युबल है, आसानी से घुलनशील भी है, पच भी जाएगा। तो कितना परसेंट ये TSS है? ठोस कितना है, गाढ़ा कितना है? तो स्टूडेंट्स गाढ़ेपन को बताया जाता है किससे?
सर गाढ़ेपन की यूनिट होती है ब्रिक्स। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं मालूम कि ब्रिक्स जो यूनिट होती है ये गाढ़ेपन की यूनिट है। किसी भी चीज के गाढ़ेपन की जो यूनिट है उसे कहा जाता है। वावा का टीएसएस होता है, बनना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों भाई सेब नहीं खाना कुछ लोगों को, क्योंकि सेब जो है वो हमेशा 100 रुपए किलो से ऊपर ही मिलेंगे। कभी ऐसा हुआ कि 100 रुपए से कम में आपने कभी सेब खरीद लिया हो नॉर्मली? बोले सर नहीं, सेब हमेशा 100 से ऊपर ही मिलते हैं देखने के लिए आपको अच्छे वाले, ठीक है। और यदि आप सेब वाले एरिया में रहते हैं तो फिर एक अलग बात है, लेकिन हम ऑल इंडिया लेवल पर बात कर रहे हैं। सेब हमेशा 100 रुपए किलो है, लेकिन गुआवा आपको जो है वो सस्ते मिल जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं। आप यदि घर में ही हैं तो आप तोड़ के फ्री में खा लो, सेब क्या रखा है, पैसे भी मत दो सेब खाने के। ऑल इंडिया लेवल पर आपको सेब जो है हमेशा 100 रुपए किलो मिलेंगे, लेकिन आपको जामफल जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है जरा मुझे बताइए? गुआवा ऑल्सो नोन एज, जी अमरूद को किस नाम से जाना जाता है? अमरूद को किस अन्य नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है? जी किस अन्य नाम से जाना जाता है जरा मुझे बताइए? तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है, ठीक है, उष्ण कटिबंध सेब। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय सेब। क्योंकि स्टूडेंट्स गरीबों के इलाके में, ठीक है, सेब नहीं हो सकता है। सेब कैसे इलाकों में होता? सर ठंडी जगह में होता है, और जितनी भी ठंडी जगह है वो रईस लोग रहते हैं। जितना भी ठंडा क्लाइमेट वाला एरिया है वहां पर आप लोगों को रईस लोग मिलेंगे। याद रखिएगा, देश की बात कर रहे हैं। यूरोप ठंडा है, सबसे ज्यादा रईस वहीं पर है। अमेरिका वाला इलाका ठंडा है, वहां पर हमेशा आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट बहुत अच्छे हैं। ठंडे क्लाइमेट में काम ज्यादा होता है, ठंडे समय में बीमारी भी कम होती है, खाना भी अच्छा खिलाता है, सेहत भी तरोताजा रहती है, और वैसी जगह में होता है सेब। यूरोप में सबसे ज्यादा सेब होता है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर ठंडा है, वहां भी सेब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है। और गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? पुअर्स एप्पल। क्योंकि गरीब व्यक्ति सेब खरीद कर नहीं खा सकता है। गरीब व्यक्ति केवल बीमार होता है तब उनके बच्चों के लिए सेब आते हैं। गरीब के घर में आज भी यदि कोई, आप नॉर्मली आप में से भी अभी सभी लोग होंगे लगभग, हमारे घर में यदि कोई बीमार होता है तभी सेब आते हैं। बीमारी में ही सेब आते हैं, नॉर्मली डेली नहीं खाते हैं। आजकल सब लोग खाने लगे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली यदि देखा जाए तो यही चलता है सिस्टम, बीमार होंगे तभी सेब आते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे गरीबों का सेब कहा जाता है। अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब आप लोगों से पेपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या आप उसका सही आंसर लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। लास्ट ईयर ही आप लोगों के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जी, लास्ट ईयर आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। गुआवा इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रो, यह आप लोगों से पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। देखिए कैसे हैंडल करेंगे आप। अमरूद को व्यावसायिक रूप से, व्यावसायिक रूप से किस विधि से प्रसारित किया जाता है? प्रसारित किया पेपर में पूछा जा रहा है। मतलब गुआवा को आप लोग कैसे लगाते हैं वो आपसे यहां पर क्वेश्चन बना है। क्या गुआवा को ग्राफ्टिंग करके लगाया जाता है? गुआवा को क्या ग्राफ्टिंग करके लगाते हैं? क्या गुआवा को बडिंग करके लगाते हैं?
बडिंग करके, या ग्वावा को स्टॉलिंग करके लगाते हैं, स्टॉलिंग जी, स्टॉलिंग करके लगाते हैं, या ग्वावा को स्टूडेंट्स एयर लेयरिंग करके लगाते हैं। जी बताइए किस तरीके से लगाते हैं? एयर लेयरिंग। जी, ऑप्शन सी और डी के साथ आप लोग जाना चाह रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, चलिए तो यहां पर आप राइट आंसर देना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स, इसे ठीक है पेपर वाले ने गलत माना है। इस वाले ऑप्शन को पेपर वाले ने क्या माना है? गलत माना है, तो आप इसे नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला लगाएंगे फिर। चलिए ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है स्टूडेंट्स आप लोगों का एयर लेयरिंग। हालांकि स्टोलिंग और एयर लेयरिंग ये दोनों ही व्यावसायिक उद्देश्य की जाती है। सर ये व्यावसायिक उद्देश्य क्या है? तो जो किसान क्या करते हैं, बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं, कॉमर्शियली कर रहे हैं, बड़ा धंधा बनाए हैं, जो अमरूद की खेती ही कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग एयर लेयरिंग ज्यादा करते हैं। अमरूद को लगाने के चारों तरीके हैं, चारों तरीके से अमरूद लगाया जाता है, लेकिन अमरूद लगाने की नहीं पूछा है, व्यावसायिक तरीके से लगाने की पूछा है। आपको अपने घर में लगाना तो आप बडिंग लगा लो, ग्राफ्टिंग कर लो, स्टूलिंग कर लो, एयर लेयरिंग कर लो, कुछ भी कर सकते हो घर में। आपको 10 एकड़ में लगाना है, 20 एकड़ में लगाना है, 50 एकड़ में केवल आपको अमरूद लगाना है, भैया बड़ा धंधा करना है, बड़े तरीके से लगाना, तो कैसे करोगे? अब जैसे मान चलो आपके पास में 1000 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन आपके पास में, अब आपकी इच्छा कि मुझे 100 एकड़ में जो है केवल क्या लगाना है, गुआवा लगाना है, वन टाइम का है, एक बार गुआवा लगाना है 100 एकड़ में, उसके बाद में टेंशन फ्री, क्योंकि लाइफ टाइम पैसा देगा। लाइफ टाइम पैसा देगा क्या? एक ही बार लगाना है गुआवा, 100 एकड़ में लगा दो, यदि 1000 एकड़ है तो ऐसे जो बड़े बड़े किसान होते हैं जिन जो 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, 50 एकड़ में लगाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करेंगे, तो फिर वो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इतने का गुआवा बेच लेते हैं, इतने बड़े लेवल पर क्या कर लेते हैं, गुआवा बेच लेते हैं। चलिए तो कैसे लगाते हैं भैया, कैसे लगाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको कि लगाते कैसे, समझिए जरा, है ना। एयर लेयरिंग होती है, लेकिन कैसे होती जरा उसको समझना पड़ेगा। जैसे मान चलो ये आप लोगों का एक कोई पौधा है, अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये तना गया एक इधर, ठीक है, इस टाइप से दूसरा तना गया इधर, तीसरा तना मान चलो इधर गया, चौथा तना मान चलो इस तरीके से गया। ये आप लोगों का गुआवा था, अमरूद लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा इस भाग को छील लिया, हल्का सा ऐसे छील लिया और यहां छील लिया, दोनों तरफ से छील लिया, और इसमें जो है हमारे जो डिस्पोजल वाले कप रहते हैं ना, डिस्पोजल, पानी पीने वाली डिस्पोजल, उस डिस्पोजल में मैंने क्या किया, कॉकपिट मिला लिया। इसमें क्या मिला लिया मैंने, कॉकपिट। अब ये कॉकपिट क्या होता है बच्चों, कॉकपिट मिलाया मैंने। कॉकपिट किसको कहते हैं जरा मुझे बताइए, कोई जानता हो तो। कोकोपिट कहते हैं या कॉकपिट कहते हैं? क्या होता है कोकोपिट, जल्दी बताइए, कोकोपिट क्या है? तो स्टूडेंट्स कोकपिट होता है या कोकोपिट होता है, लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट्स जो आप लोग नारियल का यूज करते हैं ना पूजा पाठ में, तो जो नारियल की पूंछ होती है, नारियल के जो बाल होते हैं, उन बालों को और मिट्टी को आपस में जब मिला दिया जाता है, तो जो सड़के जो खाद तैयार होता है वो होता है कोकोपिट। उसको क्या कहते हैं, कोकोपिट कहते हैं। कोको मतलब होता है जिसमें कोकोनट हो, तो कोकोनट की जो बूंच होती है, जो बाल होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा ग्रोथ होती है, पौधा जल्दी से क्या हो जाता है, जड़ निकाल देता है। ठीक है, बोरे बनाए जाते हैं बेटा आप लोगों के, किससे, किससे बनाए जाते हैं, सन की खेती करके बनाए जाते हैं, जूट की खेती करके बनाए जाते हैं,
ठीक है, नारियल के बालों से बोरे नहीं बनाए जाते हैं जी। आइए, कोकोपीट समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें खाद भर देंगे, खाद भर देंगे और इसको क्या कर देंगे, टेप लगा देंगे। ठीक है, वैसे यहां भी कर लेंगे, यहां भी कर लेंगे, यहां भी कर लेंगे। तो ऐसे 50 टाइप की यदि इसमें टहनियां होंगी तो क्या एक ही पौधे से हमें एक साथ में बने बनाए पौधे मिल जाएंगे क्या, बने बनाए पौधे? क्योंकि यहां पर यदि जड़ आ गई तो आगे यदि इसमें 4-5 पत्तियां 10 पत्तियां भी हैं तो ये क्या बना बनाया एक पौधा मिल गया हमें। जो हम कलम लगाते तो 50 दिन में तैयार होता, उतना पौधा हमें क्या 15 दिन में ही तैयार हो गया, यहां पर बना बनाया पौधा। आगे इसमें पत्तियां हैं, हो सकता है इसमें जो है वो क्या हुआ हो, फल भी लग चुका हो, ऑलरेडी फल भी लग चुका होगा आगे, तो वो भी बना बनाया मिल जाएगा हमें नए पौधे में। तो नया पौधा बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाएगा क्या, नया पौधा क्या बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा? बोले यस सर, बिल्कुल बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है। आइए आपको प्रैक्टिकल एक जरा दिखा भी देते हैं, अभी समझा दिए हैं, इसको समझिए। जब आप गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। ये देखो, ये हमने इस तरीके से जो क्या कर दिए, पॉलीथीन बांध दिए या प्लास्टिक का डिस्पोजल बांध दिए। अब ऊपर का जितना लंबा चौड़ा तना रहेगा वो पूरा का पूरा एक पौधा तैयार हो जाएगा तुरंत, पूरा का पूरा एक पौधा जो है तुरंत तैयार हो जाता है, जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे जी। ठीक है, बोले यस। तो छोटे छोटे पौधों में क्या लग जाते हैं, फल लगना चालू हो जाते हैं, यदि आपने देखा होगा तो, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे में। चलिए देखिए, अब उसको हम यदि ऐसे निकाल लें तो देखो एक छोटा सा पौधा है और उसमें कितने बड़े बड़े फल लग चुके हैं। क्यों? क्योंकि सर वो ऑलरेडी टहनियों से मजबूत निकला था। इतने छोटे छोटे पौधे में फल लग जाते हैं, और नहीं तो हमारे घर में जो है हमारी हाइट से भी ऊपर का हो जाता, उसमें एक फल नहीं आता। क्योंकि आप लोग जो है वो बीज लगाएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फिर वो बड़ा होगा, कई बार सूख जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम होती है उसमें। और इसमें तो क्या करना है, इसमें केवल यहां पर जड़ निकलना है, इसमें जड़ बन जाएगी 15 दिन में। तो इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे यहां से। ये पौधा इतना लंबा चौड़ा ऑलरेडी तैयार, ये जो तैयार पौधा है इतना लंबा चौड़ा ऑलरेडी नहीं बन जाएगा, एक दो पत्तियां इसमें ऑलरेडी रहेंगी। ये तैयार एक छोटा सा पौधा, बना बनाया पौधा तैयार बन हो जाएगा। उसमें हो सकता है यहाँ कोई फल आ गया होगा तो फलने फूलने भी लगेगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जड़ निकल चुकी है। और यहां पर ये टहनी काट दिए, फिर इस टहनी से और नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है एयर लेयरिंग करने से, कि हवा में ही पौधे तैयार कर लो, सिर्फ काट काट के लगाते जाएंगे। तो इसे एयर लेयरिंग कहते हैं। तो बिजनेस पर्पस से सबसे अच्छी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? बिजनेस पर्पस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एयर लेयरिंग सबसे बढ़िया है क्या? बोले हाँ सर, एयर लेयरिंग सबसे बढ़िया है। बडिंग करना अच्छा है क्या? बडिंग करना बढ़िया है? बोल सर बडिंग तो नॉर्मली होती है सर। ठीक है, हमारे गांव में पड़ोस में कहीं भी कुछ यदि लगा है, किसी के घर में गुलाब लगा है, ठीक है, कुछ लगा है, भैया आप बडिंग करेंगे तो हमें बता देना, हम कलम ले जा लेंगे, हम भी लगाएंगे हमारे घर में गुलाब। तो बेटा उससे धंधा थोड़ी किया जाएगा, उससे बिजनेस कर सकते हो क्या? ऐसे कलम मांग मांग के लगाओगे? बोल सर नहीं, कलम में समय लगेगा, कलम में समय लगेगा। कलम यदि सही तरीके से नहीं कट पाई, फिर उसको आप मिट्टी में लगाओगे, वो जड़ बना दी तो ठीक है, और यदि जड़ नहीं बनी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बडिंग लेट सक्सेस होता है, बडिंग लेट सक्सेस होता है। भाई आप लोगों को बडिंग करना सिखाया जाएगा कॉलेज में, आपको बडिंग करना सिखाएंगे, एयर लेयरिंग आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, और ये 11th-12th में भी सिखाया जाता है। यदि टीचर, यदि आपका अच्छा टीचर यदि हो, अच्छा स्कूल यदि हो, तो स्कूल में सारे प्रैक्टिकल होते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वही होता है जहां पर जमीन हो। जिस स्कूल के पास में जमीन होती है 2 एकड़ के आसपास में, ठीक है, उन्हीं को एग्रीकल्चर स्कूल खोलने की परमिशन मिलती है। स्कूल, कॉलेज के लिए तो 50 एकड़ जमीन चाहिए। ठीक है, चलिए ग्राफ्टिंग क्या होता है बेटा? ग्राफ्टिंग क्या चीज है जरा बताइए, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं? क्या ये भी वही तरीका है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? ग्राफ्टिंग
क्या वही तरीका है जो अभी आपको बता रहे थे, बडिंग करने का ही एक तरीका है क्या, या ये कुछ और अलग चीज है, जरा मुझे बताओ जी। ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं? ऊपर से काट देते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई? चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जरा एक बार ग्राफ्टिंग देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ग्राफ्टिंग में भी क्या करते हैं, मुख्य तने के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, मुख्य तने के ऊपर हम लोग दूसरा तना लाके लगा देते हैं, उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या ये बात सही है? जी, सोच समझकर बताइएगा, ठीक है। चलो दिखा रहे हैं भाई, ग्राफ्टिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। आइए, एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मेरा एक पुराना पौधा है, पुराना मेरे पास में एक अच्छा खासा पौधा है, दादाजी ने लगाए थे, नाना जी ने लगाए थे, दादी ने लगाई थी, ठीक है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी के हाथ का पौधा है, बहुत आप उससे प्यार मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन अब उस तने में कोई भी फल नहीं आते हैं, तो क्या हम उस तने में पूरा काट के क्या हम नई वैरायटी लगा सकते हैं? क्या नई वैरायटी लगा सकते हैं? क्योंकि जड़ तो उसकी ऑलरेडी जा चुकी है, तना मजबूत है, हमें केवल अब उसमें नए पौधे, नया फल चाहिए, नई वैरायटी चाहिए, तो कर सकते हैं क्या? तो बोले हाँ सर। जब बड़े तने में कोई नया तना लाकर लगाते हैं तो वो ग्राफ्टिंग मानी जाती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। समझ में आया क्या? अपने हिसाब से आप एक एक लाइन लिख लीजिएगा, यदि आपको लिखना होगा तो। आम में होता है, गुआवा में होता, सब में होता है, सब में कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सक्सेस रेट इसमें कम है ना। सक्सेस रेट क्यों कम है? क्योंकि आप दूसरा तना लाके इस मुख्य तने में लगा रहे हो, आपको इसका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुल मिला के ये वही हो गया है, ठीक है, ठीक है, कि आदमी की आंख जो है खराब हो गई थी, तो उसको बकरी की आंख लाके लगा दिए। अब लगाना आना भी चाहिए, आदमी को बकरी की आंख में भी दिख जाएगा, लेकिन लगाना तो आना चाहिए। तो ये सब सिखाया जाता है बेटा। हमारा जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसमें हर चीज प्रैक्टिकल है, यदि आप करें तो। इसके बाद में बायोलॉजी, ये प्रैक्टिकल हमारे लिए, ठीक है, सिलेबस है पूरा। हर चीज सीखना है हमें, और जब सीख जाएंगे, ठीक है, तो हमसे आगे कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें हर चीज का अनुभव है हमारे सिलेबस में, ठीक है। कृषि विज्ञान जो है उसमें फिजिक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें मैथ्स भी है, उसमें बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी वाला तो केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, मैथ्स वाला भी 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, कॉमर्स वाले भी 3 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम सब चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिकल है हमारे में, सभी चीजें प्रैक्टिकल हैं। ज्यादा नहीं है, मैथ्स वालों को ज्यादा मैथ्स है, बायोलॉजी वालों को ज्यादा बायोलॉजी है, उनका हार्ड सिलेबस है, लेकिन हमारा बहुत इजी सिलेबस है, लेकिन पूरा प्रैक्टिकल है। चलिए, और प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजों का अनुभव होगा। चलिए, स्टूलिंग क्या है भैया? स्टूलिंग यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बताओ मुझे, किसे कहते हैं स्टूलिंग? यदि आ जाए तो क्या है स्टूलिंग? एनीवन जो भी जानता हो, क्या स्टूल लगा के इसमें फल लगाएंगे, स्टूल खड़ी कर देंगे एक, क्या होगा स्टूलिंग? जरा बताइए। स्टूलिंग कैसे करते हैं? क्योंकि यदि आपको पता नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। चलिए दिखाएं, स्टूलिंग करते कैसे हैं, आप एक बार जरा देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, चलिए। तो क्या स्टूडेंट्स ऐसे स्टूलिंग कर सकते हैं हम लोग? जरा देखो,
जो मुख्य तना रहेगा उस तने में क्या हम लोग ऐसे नए तने ऐड कर सकते हैं? कहीं भी, किसी भी दिशा में, देख लीजिए, कर सकते हैं? बोले हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूलिंग करने में। चलिए, और कैसे कर सकते हैं स्टूलिंग? जी, और कोई दूसरा तरीका स्टूलिंग करने का? जी, कोई और तरीका है स्टूलिंग करने का? तो क्या हम स्टूलिंग ऐसे भी कर सकते हैं? देखो, तने के दोनों तरफ से नए तने लगाकर ग्रोथ करना। मुख्य तना बीच में है और आजू बाजू में हमने दो नए पौधों के क्या लगा दिए? तने लाकर जोड़ दिए। कर सकते हैं क्या ऐसा? तो बोले हाँ सर, ये भी कर सकते हैं। स्टूलिंग भी वही है, बडिंग, स्टूलिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब वही है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेस कौन सा है? तो कॉमर्शियल लोग जितने भी हैं, व्यवसाय धंधे वाले जितने भी लोग हैं, जो बिजनेस पर्पज से करते हैं, ठीक है, अमरूद की खेती, वो लोग एयर लेयरिंग करना पसंद करते हैं। और एयर लेयरिंग यदि आपको ऑप्शन में ना मिले एयर लेयरिंग ना मिले, तो स्टूलिंग करना बेटर है। क्योंकि अभी स्टूलिंग में आप देख रहे हैं, ठीक है, तरीके काफी अच्छे हैं उसके स्टूलिंग के। तो सेकंड नंबर में किसको रखा गया है? स्टूलिंग को रखा गया। यदि आ जाए तो बनना चाहिए, क्योंकि ये तरीका भी सक्सेस है ना। इसमें देखो, इसमें ज्यादा मात्रा में सक्सेस प्राप्त हो रही, देखो आपको दिखाए थे हमने। बोले हाँ सर, क्योंकि ये वही तरीका है, उसी के जैसे है, उसी के जैसे ही है। लेकिन एयर लेयरिंग ऑप्शन में मिलता तो हर बार एयर लेयरिंग को ही पेपर वाला सही देता है, स्टूलिंग को सही नहीं देता है। और जब आपको स्टूलिंग और दोनों मिलेंगे तो एयर लेयरिंग सिलेक्ट करना है, एयर लेयरिंग नहीं मिलेगा तो फिर स्टूलिंग को सिलेक्ट करना है। दोनों ही आंसर सही है, लेकिन एयर लेयरिंग पहले नंबर में सही है, दूसरे नंबर में स्टूलिंग सही है। और ये सब चारों जो आपको बताए हैं, ग्राफ्टिंग करना, बडिंग करना, स्टूलिंग करना, एयर लेयरिंग करना, ये सब किसके प्रकार है? ये सब किसके प्रकार हैं स्टूडेंट्स? ये आप लोगों के, ठीक है, प्रोपोगेशन के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? क्या करने के हैं? याद रखना, इसे कहा जाता है प्रोपोग्रेशन, मतलब प्रवर्धन। पौधे लगाने के तरीके हैं। क्या करने के तरीके हैं? पौधों को लगाने के तरीके हैं कि भैया पौधों को कैसे ग्रोथ किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोपोगेशन माना जाता है, प्रवर्धन माना जाता है। बन जाएगा क्या भैया सारा टॉपिक? किसी को कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है? आज आपको हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सब अमरूद पर बताए हैं, और सारे के सारे पेपर में आ चुके हैं सभी क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।